गया था, लेकिन ऑफिस में एक हाथ करीब पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। गर्मी से तपती दिल्ली वालों ने सोचा था कि बरसात राहत लेकर आएगी, लेकिन आज पहली बारिश में राजधानी में जगह जगह पर पानी भर गया, कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक। बरसात की आस लगाए तो सभी बैठे रहते हैं, लेकिन पहली बारिश में जब देश की राजधानी ठप हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। हालत ये थी कि जिस दिल्ली में एक दरियागंज है, वो पूरी दिल्ली आज दरिया में तब्दील थी, और आप कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली ही दरियागंज बन गई थी। इन हालात के लिए जो आज दिल्ली ने देखे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमसे अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगभग 9 बज रहे हैं इस टाइम पे, और अभी तक दिल्ली की सड़कों का जो वो हाल है वो आपकी नज़रों के सामने है। दिल्ली में शुक्रवार की शाम है, जगह जगह जल भराव होने के कारण अभी भी रात को 9 बजे भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वीकेंड की शुरुआत होती है, आदमी की कोशिश होती है कि काम खत्म कर कर समय पर घर पहुंचे, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हैं। पूरा दिन बीत गया, दिन भर में आज बारिश भी उतनी नहीं हुई, जो हुई थी वो सुबह के समय हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस हद तक वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, जिसको साफ नहीं किया जा सका दिन भर के दौरान भी। आज शाम को अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें राजधानी की सच्ची और कड़वी तस्वीर आपके सामने रख रही हैं कि देश की राजधानी का क्या हाल हो गया है। जिस शहर में देश के प्रथम नागरिक रहते हों, यानी राष्ट्रपति रहते हों, प्रधानमंत्री रहते हों, तमाम बड़े बड़े मंत्री रहते हों, भारतीय फौज के आला अधिकारी रहते हों, देश को चलाने वाले बड़े बड़े नौकरशाह रहते हों, और तो और इस शहर का अपना मुख्यमंत्री भी यहीं रहता हो, तो ऐसे में उस राजधानी में जब सड़क पर कारों की बजाय नाव चलाने की नौबत आ जाए, तो आप समझ ही सकते हैं कि आज सुबह आपकी और हमारी दिल्ली पर कितनी बड़ी आफत बरसी होगी। शहर की प्लानिंग करने वाले और शहर का रख रखाव करने वाले क्या इस हाहाकार के लिए जवाबदेह नहीं है? हर साल ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आती हैं, वायरल होती हैं, और इसके बावजूद भी कोई हल ना निकले तो आखिरकार कौन जिम्मेदार कहलाएगा? इन सारे सवालों का हम हल तलाशने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन प्रोफेसर PSN राव मेरे साथ हैं, दिल्ली नगर निगम के पूर्व आयुक्त जगदीश मामगई साहब हमारे साथ हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक यानी DGCA फॉर्मर MR शिवरामन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों के साथ बातचीत करें उसके पहले नजर डालते हैं दिल्ली की आज की बदहाली पर। दिल्ली में जगह जगह हमारे रिपोर्टर्स सुबह से मौजूद रहे, और उन्होंने क्या देखा, क्या रिपोर्ट तैयार की है, इसको देखिए और आप दंग रह जाएंगे कि ये राजधानी का हाल है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पे है, और अगर आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं, साफ तौर पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आज सुबह यहाँ पर पोल गिरा था और जो खंभे लोहे के नीचे गिरे थे जिसमें गाड़ियाँ दब गई, वो यहाँ पर आपको मैं नज़ारा दिखा सकता हूँ, जहाँ पर फ़िलहाल अब काम चल रहा है। यहाँ पर सुबह के समय में जो भी लोग अपने डिपार्चर है, फ़िलहाल ये T1 का ये इलाका है, टर्मिनल 1 है IGI एयरपोर्ट का, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है रोज़ की हज़ारों की संख्या में आवाजाही यहाँ पर रहती है। और ऐसे में जो सुबह के समय गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जो लोग यहाँ पर आए थे, उनके ऊपर वो खंभे गिर गए। तो फ़िलहाल अभी तक एक शख्स यहाँ पर जो है उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू भी आ पहुँचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस शख्स की मौत हुई है उससे 20 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा, और जितने भी बाकी के जो इंजर्ड लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर फ़िलहाल रखा जाएगा। ITO पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको वाटर लॉगिंग दिखेगी। यहाँ पर ये ITO का वो रास्ता है जो काफ़ी बिजी है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो नोएडा की तरफ से प्रगति मैदान, सेंट्रल दिल्ली के जो तमाम और इलाके हैं उसके तरफ जाते हैं। और ये खासकर तब जब ये ऑफिस गोइंग आवर्स है, तब आप देख सकते हैं कि कैसा इम्पैक्ट पड़ा है ट्रैफिक पर भी।
वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हुई है अभी तो फिर भी पानी कम कर दिया गया है जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो है। कब से फंसे हैं आप ट्रैफिक? फ्रॉम 7:30 से Yes. फंसे हुए। कहाँ पे जा रहे थे आप? आई एम गोइंग टू गुड़गांव। दिल्ली में मानसून की बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। हम इस वक्त संसद भवन से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए क्या हाल है। ये रायसीना रोड है जिस पर बड़े बड़े दफ्तर हैं, जिस पर कई मंत्रियों के घर हैं और यहाँ मेरे पीछे यूथ कांग्रेस का दफ्तर है और इस पर देखिए हालत जो है पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है एक तरीके से, जंतर मंतर रोड आपको पीछे लिखा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर हालत ये है कि पूरा पानी लबालब है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर पानी भरी हुई है। यहाँ पर एक ऑटो वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से यही दिक्कत हो रही है? सवेरे से दिक्कत हो रही है और मेरी चप्पलें भी घूम गई हैं और पानी के अंदर गाड़ी भी बंद हो जाती है। ये इनकी गाड़ी है, ऑटो है जो यहाँ पानी में बिल्कुल फंसी हुई है और यहाँ पर वैसे जब गाड़ी आ गई है तो ये चाय का आनंद ले रहे हैं। कब से सुबह पूरी दिल्ली में यही हालत है? यही दिल्ली में, नई दिल्ली पूरा डूबा हुआ है। दिल्ली में जब बरसात होती है तो हालात एक जैसे देखने को मिलते हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, ये सुप्रीम कोर्ट का इलाका है, देश की सबसे बड़ी अदालत। सामने आपको भारत मंडपम भी दिखेगा और किस तरीके से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। बरसात रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया, 4 घंटे से ज़्यादा हो गई, लेकिन पानी के जो हालात हैं सड़कों पर वो आपको देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर बरसात में आ रही हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में पार्किंग के हालात देखिए। हालांकि सुकून की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल बंद है, वैकेशन बेंच यहाँ पर चल रही है तो उतनी गाड़ियों की भीड़ नहीं है, लेकिन पूरी पार्किंग अभी भी पानी से भरी हुई है। इधर हम देखें तो सुबह जो पानी था वो सुप्रीम कोर्ट के जो दरवाजे हैं वहाँ तक था, अब कुछ पानी कम हुआ है। लेकिन अगर इधर हम देखेंगे, सामने भारत मंडपम है, दिल्ली का एक बड़ा अहम ये क्षेत्र है, अहम इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है, बड़ी जगह ये है। लेकिन गाड़ियाँ किस तरीके से आ रही हैं, किस तरीके से लोग बरसात में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं इस वक्त NH9 पर हूँ और ये आप देख सकते हैं कि NH9 पर गाजियाबाद से दिल्ली जो जाने वाले रास्ता है वो पूरी तरीके से चौक है और बहुत ही जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बहुत ही स्लो है। मैं अभी खुद इस पर सफ़र कर रहा हूँ और इंदिरापुरम के कट से लेकर और अक्षरधाम पहुँचने में तकरीबन मुझे 1 घंटे का वक्त लग गया है। तमाम सारे लोग गाज़ियाबाद, नोएडा के दिल्ली नौकरियां करते हैं, तो वो लोग आज सुबह जब जा रहे हैं तो उनको एक लंबा जो ट्रैफिक जाम है उसका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी। बारिश, दिल्ली की पहली बारिश हमारा तो बहुत नुकसान कर गई। घर में पानी भरा हुआ है, न घर से बाहर जा पाओ न बाहर से अंदर कोई आ पाए। मिलने वाले भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि इतना पानी सड़क पे है। खान मार्केट के सामने अंदर पूरा भरा हुआ। हमारा ऑफिस जहाँ हम बैठते हैं उसमें 2 दिन पहले मैंने फ्लोरिंग करवाई थी सही उसकी, तो 8-10 साल से वो खराब हो गई। आज में पानी भर गया तो वो खराब हो जाती है, आप जानते हैं। आपने देखा दिल्ली वाकई में आज डूब गई थी। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिखी जहां खड़ी हुई कारें गहरे गड्ढे में टेढ़ी हो गईं और डूब गईं। पहले ही पानी में राजधानी पानी पानी हो गई। महंगे महंगे इलाकों का हाल खराब था। लंबी लंबी गाड़ियों वाले इस शहर में आज लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे। चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए जाने वाली दिल्ली में आज गाड़ियां जगह जगह पर फंस गई। लोगों के मकानों में भीतर तक पानी घुस गया। नौकरी पेशा लोगों का हाल तो बिल्कुल बेहाल करने वाला था। घर से निकल चुके थे लेकिन दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी घंटों सैकड़ों लोग दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंसे रहे।
मेरे को शाम को फ्लाइट था, तो मनाली से लौटा रहा था, तो इधर इतना सारा बारिश है और उधर बस स्टैंड के पास भी बहुत बारिश था, बहुत प्रॉब्लम हुआ और अभी इधर से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 5:30 बजे आ गई थी, मेरी 7 बजे की फ़्लाइट थी। कहाँ के लिए? कलकत्ता के लिए। उसके बाद क्या हुआ? बस यहाँ पे गेट बनता, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे कि अंदर अभी गेट जब खुलेगा तब जाएंगे। फिर इंडिगो वालों के कैबिन है, फिर मैंने कहा कि बच्चा लेके मैं कैसे खड़ी रहूँगी, फिर उन लोगों ने बैठने के लिए दिया। फिर वहाँ वेट करते करते 8 बजे बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। अब आप इंतज़ार कर रही है गाड़ी हाँ, का? मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ उनको। फिर मैंने बताया, फिर वो गुड़गांव से आ रहे ना, आने में ट्रैफिक बहुत है, अब फिर जाऊँगी घर। यहाँ पर क्या भी घर घर आप जाके देखोगे तो छाती तक पानी आ रहा है। जो लोग सो रहे हैं, अपनी दुकान खोल के बैठे, घर में बैठे, आज वो अपना पानी बाहर निकाल रहे हैं। कुछ शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह गई। मंगलम से होते हुए हमें मयूर बिहार जाना था। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि झील होगी, अंडरपास भी नहीं है। ये भैया आ रहे थे आगे आगे, टेम्पो वाले इनके पीछे पीछे, मैंने भी ली। एक बस हो गई थी, वो निकल गई, हमारी बंद होगी। सरकार ने कुछ नहीं करा यहाँ पे और रोड को खोद के और घेर दिए। कल भी एक बस फंसी हुई थी, पूरा जाम लगा हुआ था यहाँ पे और इतना पानी भरा हुआ है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। सुबह 9 बजे फ्लाइट था, वो भी कैंसिल हो गया 9 बजे। फिर 12 बजे शिफ्ट किया मेरे को एक फ़्लाइट में, तो T3 में, टर्मिनल 3 में पहले गया। उधर बोले कि नहीं आपको T1 जाना है, उधर से फ़्लाइट निकलेगा। इधर आ गया 600-700 रुपया दे के इधर आ गया इमरजेंसी में। फिर इधर बोल रहे कि इधर भी फ़्लाइट कैंसिल है। ये बारिश होने की वजह से आगे गाड़ी खड़ी थी, उसके वजह रुक के फिर ये वजन लेके चढ़ ना पाई गाड़ी अंदर ऊपर, ये पीछे चली गई। सुना आपने, लोगों को किस हद तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस आफत की बरसात ने किसी को भी नहीं बख्शा। क्या आम और क्या खास, सबके साथ बरसात ने एक जैसा आज बर्ताव किया। हुक्मरानों की पौश लुटियंस दिल्ली में भी माननीय सांसदों के मकानों में बरसाती पानी घुस आया और जमकर माननीयों को भी परेशान कर दिया। पैंट घुटनों तक चढ़ाए, एक हाथ में जूते तो दूसरे हाथ में बैग उठाए आम आदमी से दिखने वाले ये कांग्रेस के सांसद नेता मनीष तिवारी हैं। वहीं सपा के सांसद रामगोपाल यादव जरूर नेता लगे जब उन्हें संसद पहुंचने के लिए गाड़ी तक उनके सहयोगी उन्हें कंधे पर उठाकर ले गए। तो दिल्ली का हाल बदहाल क्यों है? क्या राजधानी में लोगों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि शहर का ढांचा चरमराने लगा है, या फिर किसी तरह के संसाधनों की कोई कमी राजधानी को है, या फिर देश की राजधानी में हुक्मरानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई दूसरों को ही इस काहिली के लिए जिम्मेदार ठहराकर बच निकलना चाहता है। आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि शहर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। इसी साल दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को 16,000 करोड़ रुपए का बजट मिला, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए सड़कों के सुधार के लिए ही थे। एनडीएमसी यानी नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद को 5,069.63 करोड़ रुपए मिले, जिसमें जल निकासी सुधार के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए थे और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का इस साल का बजट 9,800 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,768 करोड़ रुपए फ्लाईओवर और सड़कों के लिए ही है। तो दिल्ली का हाल कैसे बदलेगा, या बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, निजाम बदल जाता है, जमाना बदल जाता है, लेकिन मॉनसून आते ही दिल्ली शहर डूब जाता है। देखिए 30 साल पहले जो हाल था आज भी लगभग वही हाल है। 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, 1994, 2020 और 2024। एक ही जगह है, दिल्ली का मशहूर मिंटो रोड ब्रिज। इस मिंटो रोड पर 30 साल पहले जैसे पानी भरता था, आज 2024 में जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, सूर्ययान भेज रहा है,
मिंटो ब्रिज का वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है। तो ये दिल्ली का हाल कैसे बदलेगा? प्रोफेसर PSN राव स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन हैं, हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, पहला सवाल मेरे साथ आपके साथ यही है कि जब भी बारिश होती है हम दिल्ली को इस हाल में देखते हैं। दिल्ली के मिंटो रोड पर बारिश के दौरान पानी की जो समस्या है कोई नई नहीं है, 30 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। 94-95 में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं मिंटो ब्रिज पर ही रहता था। आज 2024 है, आज भी वही तस्वीर है। हंसी आती है अपने आप पर किन हालात में हम लोग रह रहे हैं। आज भी पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, एयरपोर्ट पर लाइनें लगी हुई हैं, पानी जमा होता है। इसका कोई समाधान है कि नहीं है? कहां पर फॉल्ट है सिस्टम में? ये सारे काम इतना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि ये सारी चीजें जो है हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। मुझे याद है, जब भी मैं वो मिंटो ब्रिज का वो जो फोटोग्राफ है वो मैं देखता हूँ जो आप लोग दिखाते हैं, बहुत पहले जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे तो उस समय का भी एक फोटोग्राफ है जब उनका खुद का गाड़ी इसी मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में स्टकअप हो गया था। तब से देखा जा रहा है कि 70 साल हो गए हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार है, क्या करना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें ड्रेनेज बनाना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है ये। हम कई और चीजों में हम इतना खर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें जो है, शहर को साफ सुथरा रखना, प्रॉपर ड्रेनेज लाइंस बनाइए, जहाँ पे लो लाइंग एरियाज है वहां पे पंपिंग आउट करिए, ये सारा। और जितना मैन पावर चाहिए उतना मैन पावर को लगाइए, क्योंकि शहर बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जितने लोग हैं वो कम पड़ जाएंगे, तो ज्यादा लोग चाहिए आपको। ये सारा ड्रेन्स को बारिश आने से पहले आप मई महीने में आप इसको सफाई करवाइए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम? मतलब हम या तो करना नहीं चाहते हैं, या तो करप्शन है, या पॉलिटिकल विल नहीं है, क्या है? मतलब ये तो साफ नजर आ रहा है हम सब लोगों को कि हमें शहर से कोई लेना देना नहीं है, पैसा बनाओ और घर जाओ। हमें तो ऐसे ही लग रहा है। प्रोफेसर राव, आप तो SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से जुड़े हुए, इतनी रेपुटेड ये संस्था है, आप लोग शहर टाउन प्लानिंग की कोर्सेज पढ़ाते हैं। मैं समझना चाहूँगा आखिरकार समस्या कहाँ पर है और समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? पॉलिटिकल विल की नाकामी है, ये समझ में आता है। मल्टी लेयर सिस्टम है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, MCD, 3 अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई समाधान है कि नहीं है? कोई भी शहर में आपको एक ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बारिश आती है, बारिश को तो आप रोक नहीं सकते हैं, बारिश तो आएगा, तो जब बारिश आएगी पानी कहाँ जाएगा, ये सवाल का जवाब चाहिए आपको। तो पानी या तो भूमि के अंदर चला जाएगा, या नालों में चला जाएगा, या नदी में चले जाएगा, या सड़कों में जाएगा। तो आपने इतना फुटपाथ और ये सड़कें और ये सब बना दिया है कि पानी कहीं जा नहीं सकता है। तो आपको एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस लगाना है हर सड़क पे, आपको पूरा शहर का ड्रेनेज सिस्टम लगाना है। सारा पानी को आपको कहीं ले जाना पड़ेगा, बीच में अगर आपको पंपिंग करना है तो पंपिंग करिए। तो ये सारा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें बहुत सारा धनराशि का खर्चा होगा, इसका प्लानिंग डिजाइनिंग करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो समर्थता है ही नहीं, हम सब लोग बैठे हैं ये काम करने के लिए। आप लोगों को लगाइए, इसको ड्रेनेज प्लान बनवाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। ड्रेनेज प्लान पता नहीं कितने सालों से बनाते जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ हो नहीं रहा है। इतने सारे फ्लाईओवर बनाए हैं आपने, फ्लाईओवर के ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, तो ये क्या मतलब है? ये कोई तरीका नहीं है ना, कि अर्बन प्लानर को कोई पूछता नहीं है और जिसको जो चाहे जहां चाहे काम कर देते हैं, और फिर नतीजा तो यही होगा जो दिख रहा है हमारे सामने। तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कर नहीं पाएंगे। इसको ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना है और कोई तरीका नहीं है। आप एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल, और हमको जब मेट्रो बनानी थी शहर की सड़कों के नीचे से, तो हमने बना दिया और सफलतापूर्वक बनाई। अगर आप चाहेंगे तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम भी बन सकता है, पर वही बात जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर राव, कि आखिरकार विल पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ जगदीश ममगई साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर MCD कमिश्नर रह चुके हैं। जगदीश जी, आप MCD के वर्क्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। जब आप चेयरमैन थे तब भी हम दिल्ली को इसी हाल में देखते थे, आपको खुद को याद होगा।
आज तो दिल्ली का हाल, उन तस्वीरों को याद करेंगे, आज तब ज़्यादा खराब था या आज ज़्यादा खराब हो गया है? क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी समस्या की वजह ये है कि एक तो दिल्ली एक कॉम्पैक्ट सिटी है जिसमें कोई एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, लैंड सीमित है, दायरा भी सीमित है और पॉपुलेशन का ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे दिल्ली में जो नालों की सफाई का एक मसला ले लो आप, तो नालों की सफाई का काम 10 एजेंसी के पास है। दिल्ली में एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, कैंटोनमेंट है, इरिगेशन है, एनडीएमसी है, दिल्ली कैंटोनमेंट के साथ ये अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फिर वो उत्तर प्रदेश वाला आगरा कैनल है। तो ऐसे 10 एजेंसी हैं जो दिल्ली में नालों की सफाई करती हैं और सारी एजेंसी अलग अलग, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कोई डिफेंस के अंडर है। तो एक तो इनका मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी होना एक सबसे बड़ा काम है जिसमें दिल्ली सफर करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात दिल्ली में ये है कि जो वाटर हम जो पहले से देखते आए हैं, असल में दिल्ली में क्या है कि खासकर लुटियंस जोन में जो लाइनें बिछी हैं सीवरेज की या वाटर इवोकेशन की, वो ब्रिटिश काल की है। और तब के जमाने में और आज के जमाने में एक अंतर ये आया कि तब पॉपुलेशन बहुत सीमित थी। जो एनडीएमसी एरिया है वहाँ 40 से 45 mm तक रेन वाटर बियर करने की कैपेसिटी उनकी थी और एमसीडी एरिया में 25 से 30 mm है। अब पिछले 24 घंटे में 228 mm आई है। अब आप यूं समझ लीजिए कि कोई आदमी एक रोटी खाने की कैपेसिटी रखता हो और उसको 20 ठोक दी जाए तो या तो वो ऊपर से निकालेगा या नीचे से निकालेगा। तो ये ओवर प्रेशर्ड हो जाने के कारण यहाँ पर जो है वाटर जो है सारा फैल जाता है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दिल्ली में कि दिल्ली के पास आउटफ्लो नहीं है। दिल्ली के सारे नाले या सारी जो पानी का आउटफ्लो है वो है यमुना, और जब बरसात होती है तो केवल दिल्ली में तो होती नहीं, हरियाणा में भी होती है, यूपी में भी होती है। तो पीछे से यमुना में हरियाणा से पानी आ जाता है, दूसरे जगह से पानी आ जाता है, तो यमुना का लेवल हाई हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे नाले यमुना में जाने थे, आउटफ्लो होना था, वो बैक मार जाते हैं और पानी या तो स्थिर हो जाता है या वापस फैल जाता है। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ममगई साहब। ये भी आपसे बात करना चाहेंगे, अभी हम प्रोफेसर राव से बात कर रहे थे आपके पहले, उनका कहना था कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा कभी भी? नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो ड्रेनेज सिस्टम 40s, 50s, 60s के दौर का है। और तब मान लो एक ड्रेनेज सिस्टम पर, अब दिल्ली में 3 बेसिन है हमारे, नजफगढ़, ईस्ट वाला और ये बारापुला। अब इन 3 बेसिन के मिलाकर 201 के आसपास नाले हैं जो इसमें आउटफ्लो में रोल प्ले करते हैं। अब उस जमाने में 4 इंच 6 इंच के पाइप डले हैं, वो 6 इंच के सीवरेज है मान लो, या 8 इंच के हैं, या बहुत अधिक कोई लेटेस्ट होगा तो 10 इंच का होगा। अब उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो पर्याप्त थे। तब पॉपुलेशन 5 लाख थी, 4 लाख थी, 3 लाख थी। आज पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो उसमें प्रेशर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि अनऑथराइज कॉलोनी बन गई 2000, जिसमें 50 से 60 लाख लोग रहते हैं। और अनऑथराइज कॉलोनी में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या है कि गलियां भी नहीं छोड़ी, तो वहां ना सीवरेज सिस्टम है ना आउटफ्लो का कोई सिस्टम है। जब है ही नहीं तो किसी के मकान आप कहां से तोड़ दोगे? सरकारी जमीन तक पे कब्जा कर लिया तो आप न तो वहां अंडरग्राउंड ट्रंक सीवर डाल सकते हो, ना आप ओवरहेड कर सकते हो उसको। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसके लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ममगई साहब, वक्त निकाल के आपने हमसे बात की। कुल मिलाकर बहुत जटिल समस्या है। बाकी दिल्ली का जो हाल हुआ सो हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुरक्षित आज वो नहीं रह पाए। सुबह सुबह की तेज बारिश के बीच टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया की छत अचानक भर कर गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हुई और 8 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर राहत और बचाव का काम किया। इस हादसे पर राजनीति भी जमकर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में हुए घटिया बुनियादी ढांचे के ढहने के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। आरोपों का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस भवन का उद्घाटन किया
वो अलग जगह पर था, क्योंकि कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि जो आज इलाका गिरा एयरपोर्ट का, वो प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले उसका उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया था। ये एक पुरानी इमारत थी जिसका कहना है नागरिक उड्डयन मंत्री का, जिसका उद्घाटन यूपीए सरकार के ज़माने में 2008 और 2009 में हुआ था। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई जबरदस्त बारिश राहत के साथ आफत लेकर भी आई। सुबह 5 बजे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। तभी छत का भारी भरकम हिस्सा लोहे के 3 सपोर्ट बीम गिर गए। सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। इतने भारी बीम गिरने से कई गाड़ियां तहस नहस हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त टर्मिनल 1 पर मौजूद चश्मदीदों ने खौफनाक मंजर बयां किया। 5-5:15 बजे के आसपास एक हादसा हुआ, मतलब एक आवाज़ आई, बहुत तेज़ से आवाज़ आई, जैसे बिजली गिरती इस टाइप से आवाज़ आई। तो हमने जैसे ही बाहर ऑफिस से आके देखा तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब हमारा ध्यान गया कि ऊपर डिपार्चर का जो साइड है, छत है, वो वाला हिस्सा नीचे गिर गया है। तो हम भी जैसे कि होता है कि चल जाके देखते हैं क्या किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई। हम जैसे ही ऊपर गए, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ साइड के नीचे दबी हुई थी। हम थे, कुछ और हमारे गार्ड साथी, तो कुछ और भी जो पैसेंजर थे, सब कोशिश कर रहे थे कि जो इसके नीचे दबा हुआ है, जिनको हम निकाल सकते हैं, हमने उनको निकाला है। जिनको हल्की फुल्की चोट आई, उनको कुछ गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे काम करती हैं कमर्शियल, उसमें वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल लेके जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे और बचाव अभियान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच शुरू हो गई है। देश के सभी एयरपोर्ट की इमारतों की जांच करवाएंगे ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। उन्होंने मृतक के परिजन के लिए 20 लाख और घायलों के लिए 3 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी सुबह से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है, उनकी भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो, जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, विश्व में कई एयरपोर्ट बनाती है। हमारे देश के करीब करीब बड़े एयरपोर्ट जितने लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना। अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है। इस हादसे के चलते टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को दोपहर 2 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोज हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में ये घटना बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन आखिरकार इसका कारण क्या रहा, इस बात की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल ये मॉनसून की सिर्फ शुरुआत है। इस बात को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुनिश्चित करना होगा कि आगे चलकर ऐसी घटना दोबारा ना घटे। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। राजनीति भी हुई और जमकर हुई। 2009 में बना है कि 2024 में बना है, इसको लेकर बहस चढ़ गई। खैर, हमारे साथ फॉर्मर DGCA इस वक्त जुड़ रहे हैं मिस्टर शिवारमन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी घटना है। एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप खुद सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इस तरह की समस्या क्यों आती है, कहां पर लापरवाही है? इस प्रकार की समस्या आने का मुख्य कारण ये है कि हर एक चीज जो बनकर तैयार होकर के पब्लिक यूज के लिए आता है, उसको हर साल या हर 6 महीने में, जैसे भी उसका जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है, इसको सुपरविजन करना है, मेंटेन करना है, इसकी बराबर मेंटेनेंस सुपरविजन न करने का कारण होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं, ये बॉम्बे में भी है, कई जगह पे है, बनाया है उन्होंने। उसके लिए एक एज होता है, जैसे आदमी के लिए एज होता है 70 साल में, 80 साल में, लेकिन हम लोग मेंटेन करते रहते हैं अपने बॉडी को, दवाई देते रहते हैं या कोई शुश्रूषण करते रहते हैं।
वैसे ही इस प्रकार की बड़े बड़े स्ट्रक्चर से जहां पर आम जनता आता जाता रहता है और कई लोग, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, गाड़ियां भी होंगे, तो इसको बराबर उसको देखते रहना चाहिए। स्ट्रक्चर फर्म है क्या, उसके ऊपर कोई जंग लगा है या नहीं है, उसके ऊपर जो कैनोपी लगा है ये प्लास्टिक या पॉलीप्रोपिलीन कुछ कोटेड कैनोपी लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये बनकर तैयार हो सकता है, तो लोग बना करके तैयार कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिल्ली में बनाया हुआ है, ये करीब 15 साल हो गए या 16 साल की स्ट्रक्चर है, तो ये काफी पुराना स्ट्रक्चर भी हो चुका है, चूंकि इसका शीट से बना हुआ है ऊपर की, तो इसको बराबर देखभाल करके रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अपन सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की बारिश भी होगा, उसके ऊपर पानी, देखिए ये जैसे आप देखते हैं ये इस प्रकार की कैनोपी ऐसे बन जाता है, जिसके ऊपर पानी गिर जाता है तो इसके ऊपर ये वजन के कारण भी गिर सकता है। तो इस पे क्यों इस प्रकार के हो जाता है, क्योंकि वो ढीला हो गया होगा, 15-16 साल के बाद ऐसे स्ट्रक्चर ढीला भी हो सकता है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक तो अपन देख सकते हैं कि इसको बराबर उन्होंने मेंटेन किया है क्या, पिछले साल, पिछले 2 साल के में, इस साल में उन्होंने इसको देखा है क्या, इसका टेंशन अच्छी तरह से बना हुआ है क्या, ये बेंड नहीं होगा क्या, इसको जो भी इसको देखभाल करता है उसके ऊपर जांच होना चाहिए उन्होंने क्या किया है। ये ब्लेम गेम करने से कोई इसका फायदा नहीं है। शेरवन जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने बारिश की बात की, लेकिन क्या इतनी ज्यादा बारिश थी कि एक पूरा हिस्सा ढह जाए, या स्ट्रक्चर में कमी थी? क्या आपको लगता नहीं कि लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। मेरे टाइम में जब मैं डीजीसीए था, एक हादसा इस प्रकार की हुआ था कि पूरी एयरपोर्ट के अंदर बिजली बंद हो गई थी, लेकिन जब बिजली जब जैसे बंद होता है उसका जनरेटर, वहां बहुत बड़ा जनरेटर रहता है, वो तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो काम में आता है, लेकिन वो काम में नहीं आया। तो मैं जब वहां रात को पहुंचा था तो मैंने देखा वो जो जो उसका जो वहां पर जनरेटर है उसके ऊपर एक क्या कहते हैं, एक वायर में एक स्लिप्स लगे हुए थे। मैंने उसको उठा करके देखा, इसको क्या आकर के परीक्षण किया, क्या किसी ने परीक्षण नहीं किया था, उसको मेंटेन नहीं किया था, तो उसके उन लोगों के ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ कार्रवाई की है। इसी प्रकार की यहाँ पर कोई अधिकारी होगा इसको देखभाल करने के लिए, उनका सिविल डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो आकर के उसको जांच किया है क्या, उसका स्ट्रक्चर ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का आने जाने का जगह है, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। जो भी असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस का होगा या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा या सुपरडिंग इंजीनियर होगा, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हमारे देश में भली भांति ऐसे ही होता है, जहां जहां भी सुपरविजन करने का जरूरी है वो सुपरवाइज नहीं होता है। मैं रोज यहाँ पर चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ मैं, कोई भी देखता नहीं है कि सड़क पे जो ड्रेनेज की सुविधा रखता है उसकी जो होल है जिसके अंदर से पानी जाना चाहिए वो भरा हुआ है क्या, उसको क्लीन करना नहीं देखते हैं। मैं आज तक कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सड़क पे देखता हुआ मैंने नहीं देखा है। तो ये जो बराबर सुपरविजन का जो फेलियर है हर जगह पे होता है। एयरपोर्ट में बहुत बड़ी चीज है जहाँ पर आम जनता बहुत आते रहते हैं, तो वहां पर जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये इंडिया में बराबर सब जगह पे सुपरविजन का फेलियर है। कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके देखता नहीं है, वो सोचता है कि नीचे के आदमी के ऊपर, नीचे के अधिकारी के ऊपर मैं जिम्मेदारी डाल दूं। ये जो जिस प्रकार की है, ये जो संरक्षण देते हैं अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, आर्टिकल 311 के नीचे सबको संरक्षण मिलता है, सब सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद 75% उनको अलाउंस भी देते हैं, सस्पेंशन अलाउंस। एक ओर से आदमी अपने काम बराबर नहीं किया, दूसरे ऊपर वो सस्पेंड हुआ काम नहीं करने के लिए, तीसरी उनको 75% पूरी तनख्वाह का अलाउंस भी देते हैं। ये पब्लिक ही उनको पेमेंट करता है, पब्लिक के ऊपर नुकसान करने के लिए उनको पब्लिक भी काम करता है। ये कई बार मैं लिख चुका हूँ गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को भी लिख चुका हूँ, ये बंद होना चाहिए। इस प्रकार जिससे जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं वो सस्पेंड होते हैं, या जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है उनको 75% अलाउंस नहीं देना चाहिए। तो ये क्या इस प्रकार की जब यदि काम चलेगा तो हमारी जो बाबूगिरी जो कहते हैं, जिसके ऊपर मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, तो जिस प्रकार की क्लरिकल काम होता है ये बंद होना चाहिए। वो तभी बंद होगा जब आदमी का ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको कोई अलाउंस नहीं देना चाहिए।
पब्लिक की तरफ से उनको पेमेंट नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट से उनको पूरा एक्विट किया जाता है, बराबर उनके ऊपर गलती नहीं है करके। दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट that they are not taking action against the people who are responsible. On the contrary, if they are charged with even criminal cases, they are paid 75% allowance. शिवरमन जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेनेंस का ऑडिट रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कब हुआ था और किस तरह की चीज़ें ठीक की गई थी। अगर हुआ होता तो उस बेचारे एक कैब ड्राइवर की जान आज नहीं गई होती, वो हमारे बीच होता। दिल्ली में हादसा सिर्फ एयरपोर्ट पे ही नहीं हुआ, एक और हादसा हुआ है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भारी बारिश के कारण एक घर के निर्माण स्थल के पास बना कमरा धंस गया। घर निर्माण के कारण वहां बड़ा गड्ढा बना हुआ था जिसमें 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए दमकल की 5 टीमें भेजी गई हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। मेरे साथी रवीश रंजन शुक्ला ने इस हालात का जायजा लिया कि आखिरकार वो 3 लोगों को अब तक क्यों नहीं ढूंढा जा सका है। दिल्ली में आज सुबह जो बारिश हुई है उसके चलते वसंत विहार के इस इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया। इसमें 3 जो मजदूर हैं वो निर्माणाधीन इस बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट है उसमें वो गिर गए और उसके बाद में 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इनको निकाला नहीं जा सका है। जबकि एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, दिल्ली सरकार, एमसीडी सभी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 मजदूरों का कोई अता पता नहीं है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये इतना पॉश इलाका है दिल्ली का। इस प्लॉट की कीमत तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए होगी, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें काम कर रहे थे उनके मजदूरों के जो सेफ्टी के उपाय थे वो शायद उस तरीके से नहीं थे। यही वजह रही कि ये जो मजदूर हैं ये कल रात को इसी जगह, इसी किनारे पर जो है वो सो रहे थे और अचानक तेज बारिश हुई। बारिश के चलते सारा जो पानी है वो इस प्लॉट में तेजी के साथ में भरने लगा और फिर जिस दीवार के सहारे वो यहाँ पर थे वो दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। और आप देखिए कि कितना गहरा है, तकरीबन 40 से 50 फीट जो गहराई है वो इस बेसमेंट की होगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मज़दूरों के जो बचने की उम्मीद है वो ख़त्म हो रही है। हालांकि सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली हुई है। कुछ अधिकारी यहाँ के कह रहे हैं कि चूँकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है वो उस अंदर गिर गई है दीवार के साथ में, तो उसके वजह से जो है वो मज़दूरों का कोई अता पता नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। दिल्ली से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब नीट पेपर लीक मामले पर एनडीटीवी की पड़ताल। नीट पेपर लीक का दायरा लगातार फैलता जा रहा है और अब इसके तार राजस्थान के झालावाड़ से जुड़ गए हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 छात्रों को उनके घरों से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 छात्रों को कॉलेज से मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। इन 8 छात्रों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन छात्रों पर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। इन्होंने बड़ी रकम लेकर डमी कैंडिडेट बनकर नीट की परीक्षाएं किसी और के नाम से दी थी। उधर महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दूसरे शिक्षक संजय जाधव को निलंबित कर दिया गया है। संजय जाधव महाराष्ट्र के शोलापुर जिला परिषद के एक स्कूल में शिक्षक था। लातूर पुलिस ने जाधव को नीट पेपर लीक घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। लातूर और बीट के कुछ और शिक्षक भी पुलिस के रडार पर हैं। लातूर पुलिस अब तक बीट के 2 शिक्षकों का बयान दर्ज कर चुकी है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपियों ने नीट परीक्षा में 650 से ज्यादा अंक दिलाने के बदले प्रति छात्र 5 लाख रुपए की रिश्वतखोरी भी की, मांग भी की, फीस भी ली। एडवांस में 50,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन एक भी छात्र 600 से ज्यादा अंक नहीं ला पाया और कुछ छात्रों के पैसे भी वापस किए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का लगता है। उधर गुजरात के गोधरा पेपर लीक मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने इस मामले में 4 गिरफ्तार आरोपियों को अपनी हिरासत में लेने की याचिका दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि आरोपियों को पूछताछ उनसे करनी बहुत जरूरी है।
सीबीआई ने कहा कि सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद ही जांच तेजी से आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में गोधरा जेल में बंद हैं। कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए फिलहाल टाल दिया है। और नीट मामले में एक और खबर आज रांची के हजारीबाग से भी आई, जहां ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को सीबीआई ने आज गिरफ्तार कर लिया। एहसान उल हक एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर भी था। पिछले 2 दिनों से वो हिरासत में लेकर सीबीआई उससे पूछताछ कर रही थी। उनके साथ आज इम्तियाज, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, उसको भी स्कूल के सेंटर का कोऑर्डिनेटर था, वो गिरफ्तार किया गया है। आज गिरफ्तार करके इन दोनों को हजारीबाग से बिहार ले जाया गया। ये वही स्कूल है जहां से पेपर लीक की बात सामने आई है। और नीट परीक्षा में हुई धांधली के मुद्दे पर आज संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष दोनों सदनों में तुरंत चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने नियमों का हवाला देकर कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसी चर्चा में विपक्ष नीट का मुद्दा भी जोर शोर से उठा सकता है। पंजाब के होशियारपुर से आम आदमी पार्टी के सांसद राजकुमार छब्बेवाल कुछ इस तरह अपना विरोध जताने संसद पहुंचे। नीट और कुछ अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक की खबरों के बीच छब्बेवाल पानी की पाइपों में लीकेज रोकने के लिए बनाए गए प्रोडक्ट एमसील को लेकर संसद पहुंचे। कारण आप उन्हीं से सुनिए। पूरे देश में लीकेज हो रहा है। सबसे बड़ी लीकेज एग्जाम में, जैसे नीट एग्जाम में देखो कितनी बड़ी लीकेज हो रही है, और यूजीसी नेट एग्जाम में मैंने दिखाया सबसे बड़ी लीकेज। और जितनी नौकरियां हैं और जितने नेट जीआरएफ एग्जाम, मतलब देश में अब तक पिछले 10 सालों में कम से कम 25 एग्जाम जो हैं वो लीक हो चुके हैं। दरअसल शुक्रवार को नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में गूंजा। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस ने नीट मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने का फैसला किया। लोकसभा में पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने, जबकि राज्यसभा में नासिर हुसैन और रंजीत रंजन ने नोटिस दिया। नोटिस में सभी कार्यों को रोककर तुरंत नीट मामले पर चर्चा की मांग की गई। दोनों सदनों में नोटिस अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में खुद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों के साथ वेल में आ गए। हालांकि हंगामे के बावजूद राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही स्थगित नहीं की और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ममता ने नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने पलटवार किया। सरकार ने कहा कि नियमों के मुताबिक सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी नीट का मुद्दा उठा सकता था और सरकार उसका जवाब देती। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में खुद नीट परीक्षा में अनियमितताओं का जिक्र किया था। लगता है अब तय हो गया है कि इस मुद्दे पर संसद में आने वाले दिनों में अभी और गर्मी देखने को मिलेगी। इंडिया गठबंधन के रवैये से यह पहले ही साफ हो गया था कि आज संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा होगा। वैसे एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि उस चर्चा के दौरान भी विपक्षी सांसदों के भाषण में नीट और पेपर लीक का मुद्दा ही छाया रहेगा और सरकार को इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। नई दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच हरियाणा से आज एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के
2 नवंबर 2019 के निर्देश पर सीबीआई ने आखिरकार अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ 4 लाख फर्जी छात्रों को दाखिला देने का मामला दर्ज कर लिया है। ये फर्जी भर्तियां हरियाणा में 2014 से लेकर 2016 के बीच की गई थी। कोर्ट के आदेश पर ऐसा किया गया है। 4 लाख फर्जी भर्तियां हुई हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, क्या मामला है? ये 4 लाख फर्जी जो भर्तियां हुई, ये छात्र कहां हैं, किन डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो 2014 से लेकर 2016 के बीच में आरोप ये है कि हरियाणा में जो पब्लिक सर्वेंट हैं, शिक्षा डिपार्टमेंट में तमाम जो लोग हैं, उन्होंने 4 लाख फर्जी छात्रों के दाखिले किए। ये दाखिले कागजों पर थे, एक्चुअल कोई छात्र जो है वो उनके दाखिले नहीं हुए थे, और उनके नाम पर जो पैसा आया मिड डे मील का या दूसरी चीजों का, वो सारा पैसा हड़प लिया गया। शुरुआत में इस मामले की जांच जो है हरियाणा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की, लेकिन बाद में जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ, और उसके बाद नवंबर 2019 में उसने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तो सीबीआई ने 5 साल बाद इस मामले में अब केस दर्ज किया है, और 4 लाख छात्रों के फर्जी दाखिले का मामला है। एक्चुअल में किसी छात्र का दाखिला नहीं हुआ था, और फेक तरीके से 4 लाख छात्रों को भर्ती किया गया, और उनके नाम पर जो सरकारी पैसा आया वो सारा पैसा हड़प लिया गया। तो सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, सीबीआई के जांच के दायरे में तत्कालीन जो शिक्षा डिपार्टमेंट में उस समय लोग थे वो होंगे, इसके अलावा और भी उनके पीछे जो लोग हैं वो होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के ठीक पहले जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है, उसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर 5 साल बाद सीबीआई को ख्याल क्यों आया इसके दर्ज करने का। 5 साल तक आखिर वो क्या कर रही थी? तो 5 साल बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है, और अब 4 लाख छात्रों के जो फेक एडमिशन से दाखिले हैं उसको सीबीआई प्रूव करेगी। चुनावी मौसम है और जाहिर तौर पर बड़ा मामला बनेगा ये। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। 14 से 16 के बीच वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने थे, उसका यह मामला। और इस बार भी बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 2 से 3 महीने के भीतर अनाउंस हो जाएंगे। क्या होगा आगे, कैसे राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाएंगी, उस पर एनडीटीवी की नजर बनी रहेगी। आज खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप सबका सप्ताहांत अच्छा हो। शुभ रात्रि।